नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा आईएएस एस्पिरेंट पर। दोस्तों, हम लोग विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए कर रहे थे और उसमें से टेस्ट नंबर 7 हम लोगों ने कर लिया था। टेस्ट नंबर 7 हम लोगों ने किया था इकोनॉमी का, और आज हम टेस्ट 8 करने वाले हैं। पार्ट ए इसका है, इसमें स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे। और विषय की बात करें तो आज का विषय होगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी कि इन्वायरमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पड़ जाता है हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी के टेस्ट भी सॉल्व करते रहिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप टेस्ट नंबर देख सकते हैं, टेस्ट कोड 4708 यानी कि टेस्ट नंबर 8 देखने को मिलेगा और प्रीलिम्स 2025 के लिए टेस्ट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में है। ठीक है, जो न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त में से कौन से रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत हैं? कॉस्मिक किरणें, नाभिकीय अपशिष्ट का निपटान, कुछ चिकित्सा उपकरणों का निपटान, यूरेनियम खनन। केवल 1 और 4, केवल 1, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें जो कॉस्मिक किरणें हैं, बिल्कुल इनकी वजह से रेडियो प्रदूषण हो सकता है। वहीं पे जो दूसरा कह रहा है नाभिकीय अपशिष्ट का निपटान, इसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा भी सही है, कुछ चिकित्सा उपकरणों के निपटान से, और यूरेनियम के खनन से भी हो सकता है। ठीक है, तो सभी सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा हम लोग देख रहे हैं। कह रहे हैं वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वायुमंडल के तापमान को बढ़ा रही है, क्योंकि यह अवशोषित करती है। वायु में मौजूद जलवाष्प को अवशोषित कर लेती है और इसकी ऊष्मा को बनाए रखती है। बी कह रहा है सौर विकिरण को के पराबैंगनी भाग को अवशोषित कर लेती है। तीसरा कह रहा है संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित कर लेती है। चौथा कह रहा है सौर विकिरण के अवरक्त भाग, यानी कि जो पृथ्वी से पार्थिव विकिरण के रूप में रिलीज होता है, उसकी बात कर रहा है। तो बिल्कुल यही सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें कह रहा है स्प्रिंग शॉक क्या होता है, स्प्रिंग शॉक से क्या तात्पर्य है। ठीक है, स्प्रिंग शॉक के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्प्रिंग शॉक में बता दूं कि जल निकाय में पीएच मान में होने वाली अचानक और तीव्र गिरावट को ही हम लोग जो है बोल देते हैं स्प्रिंग शॉक, यानी कि तेजी से इसमें अम्लीकरण होने लगता है, जो है जो भी हमारा जल निकाय है उसका। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला कह रहा है औद्योगिक प्रवाह के कारण जल निकायों के पीएच में के स्तर में होने वाली वृद्धि नहीं, कमी देखी जाएगी। बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण संचित अम्लीय प्रदूषकों के उत्सर्जन से जल निकायों में पीएच में होने वाली गिरावट। तो यही इसका सही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मृदा की अम्लीयता की बात कर रहा है, इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, अगला कह रहा है प्राकृतिक क्षारीय पदार्थों द्वारा अम्लीय जल निकायों का तत्काल निष्प्रभुत्व। तो यहाँ पे क्षार की कोई बात नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित अधिनियमों को प्रारंभ से लेकर नवीनतम तक के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। तो आपको पता होगा कि जो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है ये 2002 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में देखने को मिलेगा, और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है यानी कि वन संरक्षण अधिनियम है 1980 में। सबसे पहले दूसरा होगा, इसके बाद पहला होगा, और इसके बाद तीसरा होगा। 2, 1, 3 सही आंसर डी हो जाएगा, आपको देखने को ये सही मिल जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी और उनके उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3,
सभी 4। SDG 6 क्या जो है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बात करता है। तो आपको देखने को मिलेगा जो SDG 6 है ये क्लीन वाटर और सैनिटेशन की बात करता है, ना कि सस्ती ऊर्जा और स्वच्छता की। 7वां कहता है कि सस्ती ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा। तो इसमें ये जो देखिए 6ठा और 7वीं को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है, इसलिए पहला और दूसरा दोनों गलत है। SDG 11 जो है संधारणीय शहर और समुदाय की बात करता है, सही है। SDG 13 जो है ये कहता है कि क्लाइमेट एक्शन की बात करता है, जलवायु कार्यवाही की बात करता है। तो 14 भी आपको सही देखने को मिल जाता है, केवल 2 सही हैं, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल जो है ये किससे रिलेटेड है? तो इसका उद्देश्य यूरोप में अवैध प्रवासन को रोकने से रिलेटेड है क्या? दूसरा कह रहा है यह अम्लीकरण, सुपोषण और क्षोभ मंडलीय ओजोन प्रदूषण की समस्या का समाधान करता है। तीसरा कह रहा है यह अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक वैश्विक समझौता है। डी कह रहा है यह इंटरपोल का सदस्य बनने के लिए किया गया प्रोटोकॉल है। तो अगर देखा जाए गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, तो इसको 1999 में किया गया था। इसमें जो है वैश्विक स्तर पर वायु गुणवत्ता के सुधार की बात की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, वायु गुणवत्ता के सुधार की बात की जाती है। और यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंडरी एयर पॉल्यूशन का एक प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। इसमें जो है अम्लीकरण, सुपोषण, क्षोभमंडलीय ओजोन प्रदूषण की समस्या का समाधान करने की बात किया जाता है। उत्सर्जन की अधिकतम सीमा तय करता है। वायु प्रदूषण उत्सर्जन को कम करने के लिए तकनीकी मानक तथा तकनीकी सुविधाओं के लिए उत्सर्जन सीमा मान निर्धारित करता है। ये देखने को मिलेगा, इसका जो बी ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये जो है अम्लीकरण, सुपोषण और क्षोभमंडलीय ओजोन प्रदूषण की समस्या का समाधान करता हुआ आपको दिखेगा गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है जीरो डेब्रिस चार्टर वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में मलबा तटस्थ बनने का वैश्विक रूप से अग्रणी प्रयास है। निम्नलिखित में से कितने देशों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चलिए देख लेते हैं किसने किसने जो है इस पर हस्ताक्षर किया है। तो क्या रोमानिया ने इसमें हस्ताक्षर किया है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रोमानिया ने हस्ताक्षर किया है। भारत ने किया है? तो भारत ने नहीं किया है। अमेरिका ने किया है? तो नहीं किया है। चीन ने किया है? तो नहीं किया है। इसमें केवल जो ऑप्शन देखने को मिलेगा 1 और 4 केवल सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 12 देशों ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि जो ESA है उसके थ्रू जो है इसको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड देखने को मिलता है, उसी ने शुरू किया। इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश जो हैं वो इसमें शामिल है। भारत, अमेरिका और चीन इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला शब्द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम मुख्य रूप से संबंधित है। आपको पता होगा जो यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है, अभी हाल ही में उसमें कहीं ना कहीं हमारी श्रीमद् भगवद गीता को भी शामिल किया गया है। तो ये इस बार फिर से न्यूज में जो है। ठीक है, पिछली बार हमने इसमें जो है आपने देखा होगा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर जो था उसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। तो ये है किससे रिलेटेड? ये इंटरनेशनल कल्चरल डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है क्या? या फिर इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ आर्ट काउंसिलिंग एंड अभी मैंने बताया आपको यूनेस्को से संबंधित है, यानी कि यूनेस्को यही है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है वन्यजीव WPA एक्ट 1972 के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से संगठन स्थापित किए गए हैं? देखो, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB, इसको बिल्कुल जो है आपको देखने को मिलेगा। ये किसके द्वारा ही 1972 के तहत ही इसको बनाया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, ठीक है, इसको भी हम लोगों ने 1972 वाले कानून WPA एक्ट के तहत ही बनाया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है इसको भी हमने इसी के अंदर बनाया है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है आपको देखने को मिलेगा, इसको भी हम लोगों ने इसी के तहत बनाया है, ये आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें सभी सही देखने को मिलते हैं, तो इसलिए जो है
डी ऑप्शन सही देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को CATS मान्यता दी गई है? CATS का मतलब यहाँ पे क्या देखा जाएगा? कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का जो प्रबंधन का एक साधन देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आपको देखने को मिलेगी। तो कह रहा है इसमें जो है किसको किसको मान्यता दी गई है? लैंसडाउन वन प्रभाग, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, चितवन राष्ट्रीय उद्यान, सिखोटे एलिन नेचर रिजर्व, क्या इनमें से किसको किसको दी गई है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लैंसडाउन वन प्रभाग को दिया गया है। और दूसरा जो देखने को मिलेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल देखने को मिलेगा। सिखोटे एलिन नेचर रिजर्व भी आपको देखने को मिलेगा। 1, 3 और 4 सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के बाह्य क्रोड में उपस्थित पिघले हुए लोहे की गति से उत्पन्न होता है। बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी के जो बाह्य क्रोड है उसमें जो लिक्विड फॉर्म में, कहीं ना कहीं सेमी लिक्विड फॉर्म में आप कह सकते हैं कि जो लोहा आपको पिघला हुआ देखने को मिलता है उसकी वजह से देखने को मिलता है। दूसरा कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव इसके भौगोलिक ध्रुवों के साथ पूरी तरह से संरेखित है। तो पूरी तरह से संरेखित नहीं, आपको 10 डिग्री का फर्क देखने को मिल जाता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक कुछ लाख वर्षों में बदल जाता है। तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा लगभग 2 लाख वर्षों में ये कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, उत्क्रमित हो जाता है। तो ये सही है, पहला और तीसरा सही है, केवल 2 सही है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निबाण रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे अग्निबाण आपने सुना होगा, जो रॉकेट है प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अग्निबाण देखने को मिलेगा एक लघु वेजनी प्रक्षेपण स्मॉल लिफ्ट लॉन्च प्रणाली आपको देखने को मिलती है। ठीक है, करा कि अग्निबाण एक 4 चरणीय रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक भीत भार यानी कि पेलोड ले जाने में सक्षम है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल ये 4 चरणीय रॉकेट नहीं है देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी ये 400-700 किलोमीटर तक जा सकता है, 100 किलोमीटर के भार के उपग्रह को भी ले जा सकता है, लेकिन ये देखने को मिलेगा ये 4 चरणीय रॉकेट नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 4 चरणीय रॉकेट लिखा हुआ है। इसे 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। तो ये बिल्कुल आपको सही देखने को मिलेगा। जो अग्निबाण जो है इसका पूरा नाम देखा जाएगा तो अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जो था, इसका जो है प्रदर्शन किया गया था। भारत की पहली सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च फ्लाइट आपको देखने को मिलेगी। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से स्वदेशी रूप से इसको डिजाइन किया गया है। दूसरा जो है, देखो मैं एक्स्ट्रा कुछ बातें बता रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती चलें, इसका केवल क्वेश्चन कहने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला। थोड़ी थोड़ी बातें बता दे रहा हूँ जिससे कि ऐड होता चले। अगला करा अग्निबाण रॉकेट प्रणोदक के रूप में केरोसिन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो बिल्कुल आपको जो देखने को मिलेगा इसमें जो तरल ऑक्सीजन है, लिक्विफाइड ऑक्सीजन है उसको, और केरोसिन जो तेल आता है उसका जो है यूज किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये भी सही है, 2 सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है निम्नलिखित में से कौन सा जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात यहाँ पे किया जा रहा है। आपको पता होगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कह रहा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकाश संश्लेषक जीवों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की सांद्रता, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा ये नहीं है। जल में कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने हेतु वायवीय सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। BC कह रहा है वह दर जिस पर जलीय पादप श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग, नहीं ये भी नहीं होगा। वहीं पे D कह रहा है किसी जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन की स्थिति, ये तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हो जाएगी, तो घुलित ऑक्सीजन, ये भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
ठीक है। कह रहा जैव आवर्धन एक ही पोषी स्तर के भीतर घटित होता है। नहीं, इसको हम लोग जैव आवर्धन नहीं कहते हैं। जैव आवर्धन तब कहते हैं जब जो है ये एक से दूसरे स्तर पर चलता हुआ चला जाता है। एक ही स्तर पे अगर हो रहा है तो इसको हम लोग जैव संचयन कहते हैं। तो पहला इसका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा पारा और डीडीटी सामान्य रूप से पाए जाने वाले जैव आवर्धन पदार्थ हैं। बिल्कुल जो है ये सही है, दूसरा सही देखने को मिल रहा है। तो केवल 2 सही है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन पढ़ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको जो है टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रजातियों की पारस्परिक क्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है, एक तरफ दिया है पारिस्थितिक क्रियाओं का प्रकार, दूसरी तरफ प्रकृति दी हुई कि उनमें से किस तरह का संबंध पाया जाता है। तो पहला कह रहा है कि स्पर्धा में दोनों जातियों को हानि होती। तो बिल्कुल कंपटीशन में आपको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं दोनों जो जातियां हैं, दोनों भी प्रजातियां हैं, उनको हानि देखने को मिलती है। ये बिल्कुल सही बात है। अंतर जातीय परजीविता कह रहा है दोनों को लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं आपको परजीविता में देखने को मिलेगा दोनों को लाभ नहीं होती है, एक को हानि होती है और दूसरे को कहीं ना कहीं या तो वो अप्रभावित होता है या उसको लाभ भी हो सकता है। तो ये तो गलत देखने को मिलेगा। सहभोजिता में कह रहा है कि केवल एक प्रजाति को हानि होती। सहजीविता में जो आपको देखने को मिलेगा कि होता क्या है, सहभोजिता एक ऐसी पारिस्थितिक अंतरक्रिया देखने को मिलेगी जिसमें एक जीव दूसरे को हानि या लाभ पहुंचाए बिना उससे लाभ प्राप्त करता है। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी जीव है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पक्षियों में जो बगुला होता है, ये होता क्या है कि किसी भी जानवर के ऊपर बैठ जाएगा, भैंस के ऊपर बैठ जाएगा और उसके ऊपर बैठ के फिर आगे जाएगा और फिर अपना शिकार करेगा, हर चीज़। तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं परजीविता का एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो तीसरा गलत है, पहला सही है केवल, तो एक युग्म सही है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपको देख लेते हैं। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण के केंद्र इन स्पेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको पता होगा 2021 में जो है इन स्पेस का गठन किया गया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। यानी कि ये इसरो के नियंत्रण में काम करता है क्या? तो आपको देखने को मिलेगा ये जो है इसरो की जो है इसरो के अधीन काम नहीं करेगा, ये अंतरिक्ष विभाग के जो है नियंत्रण में काम करेगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला। दूसरा कह रहा है यह गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों के लिए सिंगल विंडो मंजूरी प्रदान करता है, बिल्कुल देखने को मिलेगा। कह रहा है यह इसरो और गैर सरकारी संस्थाओं के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी को, किसी भी विदेशी कंपनी को करवाना है अपना सैटेलाइट लॉन्च वगैरह, तो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं स्पेस देखने को मिलती है। ये भी सही है, 2 और 3 तो जो है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि केवल रॉकेट लॉन्च करवाना हो या फिर वो करवाना हो, तो इसमें ना प्राइवेट सेक्टर से जो भी प्राइवेट सेक्टर का जो भी भागीदारी बढ़ा सकते हैं हम लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में, उससे रिलेटेड जो भी काम होंगे वो आपको देखने को मिलेगा। इन स्पेस एजेंसी जो कि किसके अधीन है, तो अंतरिक्ष विभाग के अधीन काम करती है, जो है आपको देखने को मिलेगी। सही है, तो 2 सही है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट पादप जंतुओं और अन्य जीवों की विलुप्ति के खतरे की स्थिति को वर्गीकृत करने के लिए सर्वाधिक मान्य वस्तुनिष्ठ आकलन प्रणालियों में से एक है। निम्नलिखित में से कितने किसी दी गई प्रजाति के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करने के लिए एक मानदंड के रूप में प्रयुक्त होते हैं? यानी कि IUCN कौन कौन से मानदंडों का प्रयोग कर सकता है? कह रहा है कि यहाँ पे आपने देखा कि पहला कह रहा है कि जनसंख्या कम होने की दर, बिल्कुल यहाँ पे IUCN देखता है तभी तो बताएगा, रेड लिस्ट में उसको शामिल करेगा जनसंख्या कितनी कम हो रही है, कितनी दर है। भौगोलिक विवरण का क्षेत्र, कितने भौगोलिक एरिया में विवरण है उसका, कहीं कम तो नहीं हो रहा है भौगोलिक एरिया, ये सारी चीज़ें, तो ये भी आपको देखेगा। तीसरा कह रहा है कि यदि प्रजाति की आबादी पहले से ही कम है, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर वो पहले से ही कम है तो उसको कैसे कंजर्वेशन किया जाएगा, कैसे उसको बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, ये देखा जाता है। ठीक है,
अगला एक और देखा जाता है जिसमें संख्यात्मक विश्लेषण के परिणाम वन में विलुप्त होने की उच्च संभावना को भी दर्शाता है। संख्यात्मक विश्लेषण वगैरह भी किया जाता है, तो ये भी देखने को मिलेगा। तीनों सही है तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। डीप फेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोग फटाफट इसका आंसर करते रहेंगे। कह रहा है इसमें न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके फेक ऑडियो और वीडियो बनाना शामिल है। दूसरा कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D डीप फेक को परिभाषित करती है। कौन से सही हैं? ठीक है, सही है, ये भी पढ़ना जरूरी होता है। सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है? ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें न्यूरल जो डीप फेक है, आपको पता होगा कि डीप फेक के माध्यम से हम लोग किसी का भी जो है लोकल वीडियो या फिर AI जनरेटेड वीडियो बना सकते हैं। सेम टू सेम दिखता है, काफ़ी मुश्किल भी हो सकती है पहचानने में। तो इसमें जो है न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके डीप फेक के माध्यम से ऑडियो और वीडियो बनाया जा सकता है। आपने सुना होगा मोदी जी गाना गा रहे हैं और कोई कहीं डांस कर रहा है, तो ऐसे मतलब सारी चीज़ें। कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D के द्वारा इसको परिभाषित तो नहीं है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। आपको देखने को मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इससे रिलेटेड जो है करता गया है 66D में किसी भी संचार उपकरण या उपयोग करके प्रतिरूपण के माध्यम से धोखाधड़ी करने की सजा का प्रावधान है। इसमें परिभाषित तो नहीं किया गया है। एक केवल सही है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19। इंडोर वायु प्रदूषण के संदर्भ में कह रहा कि जो घर के अंदर हमारे वायु प्रदूषण हो जाता है उसके बारे में यहाँ पे बात की। कह रहा रेडान जो कुछ भवन सामग्रियों में पाया जाता है कैंसरों जो फेफड़े हैं उनके कैंसर के लिए, कैंसर को जो है रेडान जो है फेफड़ों के कैंसर का दूसरा जो है देखने को मिलेगा। कह रहा है रेडान जो कुछ भवन सामग्रियों में पाया जाता है फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है, तो बिल्कुल कारण बन सकता है। यहाँ तक कि जो फेफड़ों का कैंसर होता है वो उसमें से दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वो रेडान ही है। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है फफूंद कॉलोनियों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाले जैविक रसायन एलर्जी उत्पन्न करते हैं और अस्थमा के शिकार अवस्था जो अस्थमा है उसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरा करा एयर फ्रेशनर में प्रयुक्त होने वाले वाष्पशील कार्बनिक यौगिक गुर्दे को क्षति पहुंचाते हैं। ये भी बात आपको देखने को मिलेगा। जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जिनको हम लोग VOC बोलते हैं, कुछ ठोस पदार्थ या द्रव में पाए जाते, जैसे पेंट हो गया, रोगन हो गया, कीटनाशक हो गया, भवन सामग्री जैसे साज सज्जा के लिए हो गया, कार्यालय उपकरण, सुधार द्रव हो गए, गोंद हो गया, चिपकाने वाले पदार्थ हो गए, तो परमानेंट मार्कर हो गए, इन सब में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां और खासकर किडनी की बीमारियों को देखा जा सकता है। इसलिए ये जो है सही है। तीनों सही ऑप्शन है। तो कितने सही है? तो सभी 3 सी ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है डिजी लॉकर के संदर्भ में। अक्सर आप लोग जो है डिजी लॉकर यूज करते होंगे, बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। इसमें से कह रहा डिजी लॉकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है डिजी लॉकर जो है इंडिया कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्रालय की शुरुआत है। तो शिक्षा मंत्रालय की ये शुरुआत देखने को मिलती है क्या? नहीं, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो आपको देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत देखने को मिलेगी। तो पहला गलत है। कह रहा डिजी लॉकर जो है प्रणाली में जारी किए गए दस्तावेजों को मूल भौतिक दस्तावेजों के तरह ही माना जाएगा। तो ये बिल्कुल जो है उन्हीं के समान माना जाता है। ये तो सही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है किसके तहत? डिजिटल दस्तावेज भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत विधिक रूप से वैध माने जाते हैं। ठीक है, तीसरा कह रहा है उपयोगकर्ता केवल आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से अपने डिजिलॉकर अकाउंट तक नहीं, आप मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन से भी पहुंच सकते हैं। इसलिए तीसरा गलत है। केवल 2 सही है, यानी कि एक कथन सही है, केवल एक ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 सुपोषण यूट्रिफिकेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। काफ़ी ये चर्चाओं में भी रहता है, आपने देखा भी होगा, इसके एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे, गाँव में देखा होगा, किसी न किसी तालाब में, झील में, तो देखा ही होगा। सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है सुपोषण किसी जल निकाय की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD को कम करता नहीं। आपको देखने को मिलेगा कि अगर सुपोषण बढ़ता है तो उसमें होगा क्या? उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि जो वहाँ के पेड़ पौधे वो तेज़ी से बढ़ेंगे। जो भी प्लैंकटन आपको देखने को मिलेंगे
ठीक है, यानी कि जो भी आपको वहाँ पे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं छोटे छोटे जल क्षेत्र में, उसमें जो है बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण फिर वो जो सड़ते हैं और उनको अपघटित करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, BOD की मांग बढ़ जाती है, ना कि कम होती। तो ये गलत हो गया। अगर सुपोषण के कारण जल निकायों में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पोषण ज़्यादा होने की वजह से जो भी उसमें विस्तार हो रहा है, उसमें को जो है ऑक्सीजन का ज़्यादा यूज कर लेते हैं और फिर उसको अपघटित करने के लिए भी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज हो जाती है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। केवल 2 सही हैं, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि C ऑप्शन जो है, D ऑप्शन 1 गलत है किंतु 2 सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं। नंबर है क्वेश्चन नंबर 22, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि पता होंगे। थोड़ा सा जूम करके इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है जो CPCB है, क्या सॉरी ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा वायु की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। बिल्कुल सही बात आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं दूसरा जो है वो कह रहा है इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तो क्या ये आपको सही देखने को मिल रहा है? नहीं, ये गलत बात आपको देखने को मिलेगी। इसको जो दायित्व है CPCB जो है, इसको जो है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत जो है इसको सारे काम सौंपे गए हैं, इसको उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, ना कि 1986 के माध्यम से। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन। तो C ऑप्शन जो आपको दिख रहा है कि एक कथन सही है कि 2 गलत है, तो यही ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखते हैं कि ये क्या है। कितने युग्म सही है? केवल 1 युग्म, केवल 2 युग्म, सभी 3 युग्म और कोई युग्म नहीं। एक तरफ कन्वेंशन दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है कह रहा है कि उद्देश्य क्या है। तो बेसल कन्वेंशन क्या संबंधित था? स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर कार्यवाही से रिलेटेड। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या ये सही बात है। बेसल कन्वेंशन इससे रिलेटेड था। दूसरा कह रहा है कि रॉटरडैम कन्वेंशन, रॉटरडैम खतरनाक पदार्थों के व्यापार में पूर्व सूचित सहमति। तीसरा कह रहा है स्टॉकहोम कन्वेंशन, खतरनाक अपशिष्ट का सीमा पारी आवागमन। ठीक है, तो जो इसमें आपको बेसल कन्वेंशन देखने को मिलेगा, ये किससे संबंधित था? तो ये जो है राष्ट्रों के बीच खतरनाक अपशिष्ट जो है उनके आवागमन, यानी कि जो 1 है इसको हम लोगों ने यहाँ पे 3 में दे दिया है। और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन आपको देखने को मिलेगा, ये कार्बनिक पदार्थों से रिलेटेड देखने को मिलेगा। और रॉटरडैम कन्वेंशन जो आपको देखने को मिलेगा, ये तो बिल्कुल सही मैच है। दूसरा सही मैच है, पहला और तीसरा गलत मैच है। ठीक है, इनको इंटरचेंज कर दिया गया है, तो केवल एक युग्म सही है। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है कितने मृदा प्रदूषण के परिणाम हैं। ठीक है, कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कमी हो जाती है। बिल्कुल आपको मृदा प्रदूषण की वजह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कमी हो सकती है। दूसरा कह रहा है मृदा में वनस्पतियों और जीवों में असंतुलन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। विषाक्त धूल का उत्पादन हो सकता है। बिल्कुल। लवणता में भी कमी आ सकती है। तीनों सही हैं, तो इसमें जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, पहला जो कह रहा है एक तरफ दिया हुआ है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधि और उसमें जो है प्रक्रिया दी हुई है। ठीक है, कह रहा है भस्मीकरण। भस्मीकरण में क्या किया जाता है? कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नियंत्रित पूर्ण दहन, ताप अपघटन जिसको पायरोलिसिस बोलते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ का गर्म होना। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये काम किया जाता है। तो ये तो आपको देखने को मिलेगा, ये गलत देखने को मिलेगा।
पायरोलिसिस में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, इसलिए ये भी गलत है। गैसीकरण में कह रहा अपशिष्ट को सीधे सिंथेटिक गैस में बदल दिया जाता है, ये बात सही है। पूछ रहा है कितने सही सुमेलित हैं, तो केवल एक युग्म सही सुमेलित आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हम थोड़ा स्पीड से करेंगे जिससे कि टाइम से हो जाए। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। जैव विविधता विरासत स्थल BHS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है ये स्थल वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, तो क्या ये बात सही है? ठीक है, अगला कह रहा है पालतू प्रजातियों की प्रचुरता BHS घोषित करने की एकमात्र मानदंड है। तीसरा कह रहा है जिन क्षेत्रों में संधारणीय कृषि पद्धतियां अपनाई जाती हैं उन्हें BHS घोषित किया जा सकता है। उपयुक्त में से कितने सही हैं, मतलब कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है ये जो स्थल है ये वन्यजीव अधिनियम जो है BHS जो हैं वो WPA एक्ट 1972 के तहत घोषित किया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैव विविधता। तो जैव विविधता से रिलेटेड हमारे पास कौन सा अधिनियम है, तो वो हमारे पास अधिनियम आपको देखने को मिलता है 2002 का। तो ये WPA से नहीं रिलेटेड आपको देखने को मिलता है, ये WPA एक्ट में नहीं है। और जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 के माध्यम से इसको घोषित किया जाता है। किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा इसको घोषित किया जाता है स्थानीय निकायों के परामर्श से। ठीक है, अगला कह रहा है पालतू जीवों की प्रचुरता एकमात्र मानदंड है। नहीं, एकमात्र मानदंड इसमें पालतू भी हो सकते हैं, जंगली हो सकते हैं, तो सारी चीज़ इसमें हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं, एकमात्र यही है। जिन क्षेत्रों में संधारणीय कृषि पद्धतियां अपनाई जाती हैं उन्हें BHS घोषित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही कथन आपको देखने को मिलेगा। ये जो है आपको जो है सही देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा सही है, तो B ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखते हैं। हाल ही में सरकार ने ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से बाघों को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो जो आपको देखने को मिलेगा जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है, तो आपको जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त विशेषताओं में से कितनी राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय उद्यान में मतलब कौन कौन से ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो होती बातें उसी। कह रहा है मानवीय गतिविधियां सख्ती से प्रतिबंधित होती हैं। बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा जो मानवीय गतिविधियां हैं ये यहाँ पे बिल्कुल सख्ती से प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। क्या इसमें निश्चित सीमा कोई नहीं होती है? चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। बिल्कुल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। अच्छा, इसको ना जो नेशनल पार्क है, ठीक है, इसको राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ये बात आपको देखने को मिलती है। अगला कह रहा है विशेष रूप से वन्यजीव संरक्षण के लिए नहीं, वन्यजीव संरक्षण के लिए नहीं, पूरे के पूरे एरिया के संरक्षण के लिए होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चौथा तो गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत है क्योंकि इसकी निश्चित सीमा होती आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है राज्य विधानमंडल द्वारा जो है इसकी सीमाओं में आपको बता दूं कि ये जो सीमाएं इसकी फिक्स होती हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इसकी घोषणा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कर सकती है। और साथ में इसकी अगर सीमा में परिवर्तन करना है तो केंद्र सरकार नहीं कर सकती है, ये बात याद रखना है। अगर करना भी है तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के बिना नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा और चौथा गलत है, एक और तीन सही है, केवल 2 कथन सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है। कार्बन फार्मिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। कार्बन फार्मिंग मतलब जिसमें कार्बन कैप्चरिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं, ठीक है, और कार्बन उत्सर्जन कम होगा। कह रहा है कि इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाली कृषि पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है इसे अधिकांशतः सीमित जल उपलब्धता वाले शुष्क क्षेत्रों में लागू किया। अब हमको क्योंकि कार्बन सिंक ज़्यादा बनाना है तो कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। प्रकाश संश्लेषण की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हमें वाटर की भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरत होगी जिससे कि पेड़ बड़े हों और विकसित हों।
तो आपको देखने को मिलेगा दूसरा कहीं ना कहीं गलत देखने को मिल जाता है। तो सीमित जल में नहीं, में अधिक जल जो है वृद्धि, पौधों की वृद्धि होना जरूरी है, जिसमें से पानी की स्वच्छता और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो दूसरा गलत है, केवल एक सही ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। काजा शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं काजा शिखर सम्मेलन किससे रिलेटेड है। ठीक है, हाँ, तो काजा शिखर सम्मेलन 2024 जो है देखने को मिलेगा पारिस्थितिकी पर्यटक को बढ़ावा देना, विरासत और सांस्कृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना, समुदायों का सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, ऐसा कुछ रिलेटेड है क्या इन सबसे, बताएं कितने। तो हुआ क्या कि 2024 में काजा शिखर सम्मेलन होता है जाम्बिया में। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है कि जो 2025 में कोप 20 यानी कि जो साइट्स होते हैं CITES वाले जो है लुप्तप्राय प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड जो है हमारा जो सम्मेलन होता है, कोप होता है, वो स्विट्जरलैंड में होने वाला 2025। उसमें इन्होंने कहा कि हम लोग 5-6 देश मिले, कहने लगे कि हम लोग इसमें करेंगे क्या कि जो आगे आने वाला स्विट्जरलैंड का जो भी कोप है उसमें हम लोग हाथी दांत के व्यापार पर प्रतिबंध हटाने की बात करेंगे, ऐसा रिलेटेड था। क्यों ये बात करेंगे, जिससे कि जैव विविधता का जो है आपको देखने को मिलेगा, ये जिससे कि पारिस्थितिकी पर्यटन को ये लोग बढ़ावा दे सकें, विरासत एवं सांस्कृतिक साधनों का प्रबंधन कर सकें, समुदायों का सामाजिक आर्थिक कल्याण किया जा सके, ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, सभी 3 सही है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, करण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है भारत जो है स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत नामित वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम है। क्या ये बात सही है कि यह सक्षम है? तो बिल्कुल देखेंगे आप जो है सक्षम है, क्योंकि भारत ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध 7 रसायनों की सूची की पुष्टि की है। ये भी बात आपको देखने को मिलेगी। तो जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषण हैं उनको जो है भारत उसमें से बिल्कुल इसमें GEF का भी यूज कर सकता है, और इन्होंने 7 जो भी सूचीबद्ध रसायन हैं उनकी सूची भी जारी की है। तो सही है, कथन और कारण भी सही है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए सूर्य ही एकमात्र प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, आगे कहते हैं, कह रहा है पौधे जो है भोजन बनाने के लिए लगभग 1 से 5% सौर विकिरण को ग्रहण करते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। दूसरी बात तो सही है कि 1 से 5% सौर विकिरण का यूज करते हैं, लेकिन जो पहला कह रहा है पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए, सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए नहीं है। आपने देखा होगा जो समुद्र है सतह पे देखने को मिलेगा, तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो है हमारे पास एकमात्र सूर्य ही है। ठीक है, लेकिन जो गहरे समुद्र में हैं, जो गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, क्या वहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें? नहीं। जो गहरे समुद्र में है वो प्रकाश संश्लेषण की जगह पर रसायन संश्लेषण के माध्यम से जीवाणु जो है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता के बिना ही अपना जो है ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो पहला गलत है और दूसरा गलत सही है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ONDC के संदर्भ में, ओपन नेटवर्क फॉर ऑल डिजिटल कॉमर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है ONDC भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। नहीं भाई, ये NPCI का कार्य कैसे हो सकता है? आपको देखने को मिलेगा ONDC जो है 2021 में हम लोगों ने लगता है इसको शायद शुरू किया था, और आपको देखने को ये भी मिलेगा कि ये कहीं ना कहीं वाणिज्य से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के बारे में आपने सुना होगा, उससे रिलेटेड देखने को मिलता है, ना कि NPCI। तो ठीक है, अगला कह रहा है
या विक्रेताओं को विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद बेचने की अनुमति प्रदान करता है। तो बिल्कुल देखने को मिलता है कि इसके द्वारा जो है जो विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पाद बेचने की अनुमति मिलती है विक्रेताओं को। ये सही बात है, 2 सही है केवल, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी में एडेफिक कारकों का गठन करते हैं? प्रकाश, तापमान, वायु वेग, वायुमंडलीय गैसें, वर्षा, वायुमंडलीय आर्द्रता, मृदा, खनिज पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु, ऊंचाई, ढाल और ढलान की दिशा। तो एडेफिक कारक के बारे में बात किया जाए तो एडेफिक कारक में मृदा के जैविक और भूगर्भीय घटनाओं या मानव जनित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण शामिल होते हैं। यानी कि एडेफिक कारक कौन कौन से हैं? ऐसे जो भी कारक हैं जिसके द्वारा मृदा जो है उसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण शामिल हो जाएं, परिवर्तित हो जाए, तो इसी को बोलते हैं एडेफिक कारक। इसे तापमान, वायु और जो है सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगला कह रहा है कि एडेफिक कारक का गठन करते हैं मृदा, खनिज पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु। ठीक है, तो मेन रूप से आपको देखने को मिलेगा यही ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी भी इसमें इम्पैक्ट डालते हैं, बट आपको देखने को मिलेगा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें कौन डाला है, तो मृदा के जो खनिज हैं और मृदा जल है, मृदा वायु है, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, ये बात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहा है पारितंत्र की उत्पादकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारितंत्र की जो उत्पादकता है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। कह रहा है सकल प्राथमिक उत्पादकता परिपोषितों की खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा है। सकल प्राथमिक उत्पादकता, क्या ये बात सही है कि जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है ये जो है प्रपोषितों की खपत के लिए जो उपलब्ध है? नहीं, सकल प्राथमिक उत्पादकता वह है जो प्राथमिक उत्पादक है या फिर कह सकते हो प्रकाश संश्लेषी कहीं ना कहीं उनके द्वारा उत्पन्न की गई संपूर्ण जो उत्पादकता है उसको बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है महासागर की वार्षिक शुद्ध उत्पादकता भूमि की तुलना में अधिक है, तो नहीं देखने को मिलेगा। जो टोटल अगर पृथ्वी की उत्पादकता देखी जाए तो 170 बिलियन टन देखा जाता है, उसमें से 55 बिलियन टन जो आपको समुद्रों के द्वारा देखा जाएगा, वहीं पे 115 बिलियन टन जो है भूमि के द्वारा देखने को मिलता है। तो भूमि की ज़्यादा है ना कि महासागर की, दोनों गलत हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा चरवाहों पर ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ये जो है आपको जो डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, यूनाइटेड नेशन की संस्था उसी के द्वारा जो है जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण और रोकथाम अभिशमन इसी के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में बात कर रहा है। कहला क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन बाजार तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह स्वच्छ विकास, एक तरफ जो है क्योटो मैकेनिज्म, एक तरफ उसका विवरण दिया हुआ है। स्वच्छ विकास तंत्र, ठीक है, संयुक्त कार्यान्वयन, ठीक है, उत्सर्जन व्यापार। तो स्वच्छ विकास तंत्र करा यह औद्योगिक देशों को विकासशील देशों में परियोजनाओं से उत्सर्जन में कमी के लिए क्रेडिट खरीदकर उनके उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को पूरा करने की अनुमति देता है। क्या ये बात सही है? आपको देखने को मिलेगा कि क्या पहला सही सुमेलित है, तो बिल्कुल पहला सही सुमेलित है। दूसरा कह रहा है संयुक्त कार्यान्वयन, इसमें कह रहा है औद्योगिक देश जो है आपस में उत्सर्जन में कमी से संबद्ध परियोजनाओं को सुविधाजनक बताता है, बिल्कुल ये भी सही है। उत्सर्जन व्यापार जो है देशों को उनकी क्योटो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्सर्जन अनुमतियों का व्यापार करने में सक्षम बनाता है, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। तीनों सही हैं तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तीनों युग्म सही हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित गैसों को 100 वर्षों में उनकी वैश्विक तापन संभाव्यता के
अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिखना है। कह रहा है कि ऑप्शन है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा सल्फर हेक्साफ्लोराइड की होती है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड की, उसके बाद मीथेन की, और सबसे कम तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, यानी कि 4, 3, 2, 1 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39। पवित्र उपवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा पवित्र उपवन धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के कारण स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित वन के परंपरागत भूखंड हैं। बिल्कुल आपको ये सही देखने को मिलेगा। दूसरा कह रहा है इन उपवनों की मूल स्थिति को बनाए रखने के लिए इनमें सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है। नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विचार, अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इसमें जो है देखने को मिलता है। जरूरी ऐसा नहीं है कि अनुमति हो ही ना। इनमें आपको देखने को मिलेगा बहुत बार पूजा वगैरह ये सब की जाती है, कहीं पे पूर्ण तरह से प्रतिबंध होता है, तो कहीं पे सूखी लकड़ियाँ लेने का जो है छूट होती है, फूल लेने का, फल लेने का छूट होती है। ये सारी बातें देखने को मिलती है। तो पहला सही केवल ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल प्रस्फुटन के बारे में, 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है शैवाल प्रस्फुटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है ये छोटे हरित पादपों की सघन परतें हैं जो पोषक तत्वों की प्रचुरता होने पर झीलों और अन्य जल निकायों की सतह पर घटित होता है। तो बिल्कुल आपको ये जो देखने को मिलता है ये कहीं कहीं सुपोषण के माध्यम से बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अभी आपको मैंने पीछे बताया था। ठीक है, अगला कह रहा है पादप प्लवक की अत्यधिक वृद्धि मछली की आबादी के लिए लाभकारी है जो खाद्य पदार्थ के लिए इन पर निर्भर है। तो जनरल सी बात आपने पढ़ा होगा कि जो शैवाल जो है अत्यधिक जब उनमें जो है कहीं ना कहीं जब शैवाल जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो शैवाल फिर मरते भी। जब शैवाल बहुत ज़्यादा मरते हैं तो बैक्टीरिया जो है उनका अपघटन करते हैं और जिसके कारण बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कहीं कहीं, और इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि इनमें जो है कमी हो जाती है, मछलियों के लिए अलाभकारी हैं। और साथ में ऑक्सीजन जो है ये जो शैवाल होते हैं ऑक्सीजन बाहर कर देते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को वाटर से बाहर कर देते हैं, जिस वजह से मछलियां भी मर सकती हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगला कह रहा है इससे जल की गुणवत्ता खराब होती है जिससे मानव स्वास्थ्य पर विषाक्त प्रभाव पड़ता है। तो सही बात है, पहला और दूसरा सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। केवल 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। जैव विविधता की माप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि प्रजाति प्रचुरता, जो प्रजाति प्रचुरता है किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अद्वितीय प्रजातियों की संख्या है। अच्छा, अगला कह रहा है प्रजाति समरूपता किसी प्रजाति की दुर्लभता को इंगित करती है। अच्छा, पहला जो कह रहा है कि जो प्रजाति प्रचुरता है, ठीक है, जो प्रजाति प्रचुरता है किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अद्वितीय प्रजातियों की संख्या है। बिल्कुल सही बात देखने को मिलेगी ये। ठीक है, इसमें होता क्या है, प्रजाति प्रचुरता में किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या को ही हम लोग स्पीसीज रिचनेस, प्रजाति प्रचुरता बोल देते हैं। ठीक है, इसी में आप पढ़ते हैं अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, आपने पढ़ा होगा प्रजाति प्रचुरता। लेकिन प्रजाति समरूपता की बात किया जाए तो इसमें होता क्या है, किसी समष्टि में यानी कि जो भी टोटल है वहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रजातियों के बीच व्यष्टियों के वितरण में समरूपता, यानी कि अलग अलग जो जैसे कि ए प्रजाति, बी प्रजाति, सी प्रजाति, इनमें कितनी समरूपता देखने को मिल रही है, इनकी कितनी संख्या देखने को मिली, इसमें जो है तुलना कहीं ना कहीं की जाती है। तो ये बात आपको देखने को मिलेगी। प्रजाति समरूपता किसी प्रजाति की दुर्लभता को इंगित करती है, ये भी बात जो है सही देखने को मिलती है। प्रत्येक प्रजाति का समान रूप से प्रतिनिधित्व है या कुछ प्रजातियों का ही प्रतिनिधित्व है, इससे पता चलता है, जबकि अन्य दुर्लभ है। ठीक है, ये बात अत्यधिक समरूपता से प्रजातियों के बीच व्यष्टियों के अधिक संतुलन वितरण का पता चलता है, जबकि निम्नतर समरूपता अगर देखने को मिलती है कि कुछ ही प्रजातियों का
जो है प्रभुत्व है और अन्य दुर्लभ है। तो ये जो है आपको देखने को मिल जाती है। प्रजातीय समरूपता किसी प्रजाति की दुर्लभता को इंगित करती है, यानी कि प्रजातीय समरूपता जितनी ज़्यादा होगी दुर्लभता उतनी कम होगी, लेकिन प्रजातीय समरूपता जितनी कम है दुर्लभता किसी न किसी की ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि कुछ ही प्रजातियों का प्रभुत्व देखने को मिलेगा। दोनों सही, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शब्दावली दिया है, एक तरफ विवरण दिया है। प्रोविजनिंग दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्गठन की तकनीक है। क्या प्रोविजनिंग जो है बैंकों के द्वारा जो प्रोविजनिंग 5% रखी जाती है, क्या ये जो है दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्गठन की तकनीक देखने को मिलेगी? तो ऐसा कुछ है नहीं। बैंकों के द्वारा जो है संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए इसको रखा जाता है। ड्रिप प्राइसिंग उत्पाद की कीमत के केवल कुछ हिस्से का विज्ञापन, बिल्कुल। फ्रंट रनिंग ओवर सब्सक्राइब्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर की स्थिति, जो फ्रंट रनिंग है क्या ये ओवर सब्सक्राइब्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की स्थिति को दर्शाता है? तो नहीं, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अलग अलग दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं अगर फ्रंट रनिंग की बात करूं, क्योंकि प्रोविजनिंग तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन फ्रंट रनिंग की बात कर लेते हैं कि फ्रंट रनिंग होता तब है जब कोई ब्रोकर या ट्रेडर जो है क्लाइंट ऑर्डर से संबंधित में अग्रिम जानकारी के आधार पर पहले ही अपना स्वयं का ट्रेड कर लेता है, ऐसा देखने को मिलता है। उद्देश्य क्या होता है? कंपनी के संभावित लेन देन या निर्णय से उसके शेयर मूल्य में होने वाले लाभकारी, यानी कि इसमें कभी न कभी इनसाइडर जानकारी के आधार पे वो खुद ही पहले ही ब्रोकर जो है वो अपना कर लेगा, जो है अपना ट्रेडिंग कर लेगा। इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग से ही रिलेटेड ये वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पे जो ओवर सब्सक्राइब्ड है, यानी कि जितने भी IPO यानी कि जितने भी स्टॉक इश्यू किए गए हैं उससे ज़्यादा मांग हो जाने पे इसको हम लोग ओवर सब्सक्राइब्ड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में तंबाकू की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हम लोग थोड़ा स्पीड में देखने वाले हैं, क्योंकि 50 मिनट से ऊपर का वीडियो हो चुका है और अभी हमको काफ़ी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कह रहा भारत तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और आयातक है। तो आयातक तो है नहीं, ठीक है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात सही है, लेकिन नहीं, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा ही सबसे बड़ा निर्यातक है। पहला तो गलत हो जाएगा। तंबाकू की खेती के लिए अत्यधिक वर्षा सामान्यतः 1000 mm से अधिक की आवश्यकता होती है। नहीं, 1200 mm आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अधिकतम 1200 mm नहीं, सामान्यतः 12 से 1000 से अधिक अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये कथन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ये भी गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं। आगे कह रहा है कि फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया और चेरूट तंबाकू की आयातित किस्में हैं। क्या ये बात सही है? ठीक है, क्या ये बात सही है? चलिए देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें देखने को मिलेगा पहला तो गलत ही है, दूसरा भी गलत ही है और तीसरा भी कहीं ना कहीं गलत ही है। तो कितने सही सुमेलित नहीं है या फिर सही नहीं है? सभी तीनों सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के बाद 44। फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कह रहा है कि ताप विद्युत संयंत्रों के बॉयलर में चूड़ित कोयले का दहन करने पर फ्लू गैसों के साथ फ्लाई ऐश भी निकलती है, बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। दूसरा कह रहा है यह कंक्रीट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त पोर्टलैंड सीमेंट को प्रतिस्थापित कर सकता है, बिल्कुल दूसरा भी सही देखने को मिलेगा। तीसरा कह रहा है फ्लाई ऐश से बना कंक्रीट परंपरागत कंक्रीट की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। तीनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन जो है सभी तीनों सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देख लेते हैं। पर्यावरण की आकलन प्रभाव के बारे में यहाँ पे बात की गई है। कह रहा है कि EIA संधारणीय विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु प्रबंधकीय तकनीक है, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, ये तो सही है, इसी के तहत इसको जो है कार्य देगा, लेकिन सभी विकासात्मक नहीं, केवल 29 जो है श्रेणियों में इसको अनिवार्य किया गया है और 50 करोड़ रुपए से जिनमें अधिक का निवेश है उनमें किया गया है। तो सभी में ये नहीं है, एक गलत है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, मतलब एक सही है केवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे कोहरे के बारे में बात की गई है, चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है।
कह रहा है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा प्रदूषकों का मिश्रण है जो तब निर्मित होता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करते हैं। इनमें शहरों के ऊपर भूरे रंग की धुंध बन जाती है। सही बात है। दूसरा कह रहा है सामान्य धूम कोहरा उष्ण जलवायु में बनता है जब कोयले के दहन से निर्मित उत्पाद अत्यधिक संक्षारक सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदों के साथ मिल जाता है। तो नहीं, जो सामान्य धूम कोहरा, इसको हम लोग लंदन तुल्य धूम कोहरा भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, कोयले के दहन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और धूल का उत्सर्जन होता है, प्रदूषक कोहरे के साथ मिल जाते हैं और ये जो है वायु में अत्यधिक संक्षारण सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदों से उत्पन्न होता है। लेकिन ये ठंडी नम जलवायु में होगा, ना कि उष्ण जलवायु में। ठीक है, तो केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। जो ओजोन से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। कब हुआ था? 1987 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है वन्यजीव अवैध वन्यजीव व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त में से अवैध वन्यजीव व्यापार से निपटने के लिए भारत द्वारा कौन सी पहले की गई? भारत द्वारा वन्यजीव अधिनियम 1972 लाया गया है, बिल्कुल लाया गया है। भारतीय दंड संहिता की 1860 में, बिल्कुल इसमें भी था। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है ये क्या था? तो बिल्कुल इससे भी ये भी था। और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960, ये भी सही देखने को मिलता है। सभी सही है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 49 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक निकाय भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के बीच प्राणियों के आदान प्रदान को स्वीकृति प्रदान करता है? तो ये जो है ये काम किसका है? तो आपको देखने को मिलेगा जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, सेंट्रल जू अथॉरिटी है, उसके द्वारा ये काम किए जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत में ई अपशिष्ट के बारे में। तो आपको बता दूं मैं, लास्ट में काफ़ी क्वेश्चन स्पीड से किया गया है जिससे कि टाइम से हो सके। इसको आप लोग पॉज करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। अभी हम यहाँ पे स्पीड से ज़्यादा कर रहे हैं जिससे कि टाइम बाउंडेड होके कर सकें। ठीक है, आप इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको प्रॉपर सॉल्व कर लीजिएगा और इसके जो सॉल्यूशन है उसको भी पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारत में ई अपशिष्ट के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम है, कह रहा है उत्पादन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR वस्तुओं के जीवन चक्र के दौरान उनसे संबंधित पर्यावरणीय लागतों के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। सही बात है। अगला कह रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित नहीं, ठीक है, स्थापित उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन पेशेवर संगठन है जो उत्पादकों को उनके EPR लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करता है। तो ये बात यहाँ तक कि आपको देखने को मिलेगा कि उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन जो है पेशेवर है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही, लेकिन इसको CPCB के द्वारा नहीं, जो है इसको ई अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम है उसके द्वारा जो है स्थापित किया गया है। तो केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि 50 क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे और आपने जो है प्रॉपर सॉल्व भी किया होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।